तो देखो वो ये बता रहा था, दो स्ट्रेट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया हो तो उसके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, है ना। टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन इफ डायरेक्शन कोसाइन आर नोन। चलो, टू फाइंड द एंगल बिटवीन, लिखो टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, टू स्ट्रेट लाइन in term of डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। तो देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस इधर, इधर वाई एक्सिस, इधर हम जेड एक्सिस मान लेते हैं। लेट दो लाइन है पी क्यू, एक लाइन है पी क्यू और एक है आर एस, और पी क्यू की डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 और आर एस की डायरेक्शन कोसाइन क्या है L2 M2 और N2। इनको जब बढ़ाएंगे तो दोनों के बीच का एंगल कैसे निकालना है ये फाइंड करना है। तो गिवन टू स्ट्रेट लाइन PQ and RS whose direction cosine are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 respectively. To find the angle between line PQ and RS। तो PQ और RS के बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, ड्रा OA पैरेलल टू PQ। PQ के पैरेलल एक लाइन OA खींचते हैं हम, और RS के पैरेलल एक लाइन OB खींचते हैं। ठीक है, तो दो लाइन के बीच का एंगल दोनों लाइन के पैरेलल लाइन के बीच के एंगल के बीच होता है। जैसे मान लो दो लाइन, जैसे ये है ये लाइन, इसके बीच का एंगल यदि आपको निकालना है ना, तो क्या करो, इस लाइन की पैरेलल लाइन खींच दो और इस लाइन की पैरेलल लाइन खींच दो, तो ये एंगल के बराबर है होगा। ठीक है, जैसे मान लो दो लाइन दी गई है, दोनों के बीच का एंगल ये है, तो इस लाइन के पैरेलल ये लाइन खींच दिए, इसके पैरेलल ये खींच दिए, तो ये इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा कि नहीं होगा। तो यदि हमको PQ और RS के बीच का एंगल निकालना है तो PQ के पैरेलल एक लाइन OA खींच दिए, RS के पैरेलल लाइन एक OB खींच दिए। तो यदि हम OA और OB के बीच का एंगल निकाल दें तो वही क्या होगा, PQ और RS के बीच का। सर लेकिन ये बताइए, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सेंटर पे मीट करेंगे? नहीं, वो कहने का मतलब हम जो बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, ये बोल देखा करो यहाँ। हाँ पैरेलल तो है, हाँ, तो वो अपनी सुविधा अनुसार हम ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि कहीं से कुछ कर दोगे, ये तो आप 11वीं बार में पहुँच गए तो जान ही चुके हो। ठीक है, वे 10th क्लास तक नहीं है कि वो सब परफेक्ट चीज़ रहता है, एक ही चीज़ होता है, 4-6 कंडीशन होती है, उसमें कोई एक कंडीशन ली जाती है। हाँ, ये ना कहोगे वो वाला कंडीशन क्यों नहीं लिए, हम यहाँ ये सुविधा अनुसार ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, वो को लेकर चलेंगे तो प्रूव करने में सुविधा ज़्यादा रहती है, इसलिए लेकर चल रहे हैं। अब दूसरे से प्रूव ही नहीं किया जा सकता। ठीक है, जो कर रहे हैं ये देखो सही कर रहे हैं, बस ये ना देखोगे कि यहाँ पे यहीं से क्यों कर रहे हैं, यहाँ से करिए, तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। फिर आगे आपको पता चल जाएगा, कहो थ्योरम में प्रूव कंस्ट्रक्शन क्यों कर दिए ऐसा, अब लास्ट में पता चलेगा उसको प्रूव कंस्ट्रक्शन क्यों किए थे। अब कहोगे तुरंत बताओगे नहीं कंस्ट्रक्शन किए क्यों ऐसा, तो हम नहीं बता सकते। जब प्रूव करें तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा इसलिए किया गया था। तो ओरिजिन पॉइंट से हम क्या किए, PQ के पैरेलल एक लाइन OA खींच दिए और RS के पैरेलल OB खींच दिए।
ओ ए और ओ बी, पी क्यू और आर एस के बीच का एंगल निकालने के लिए यदि ओ ए और ओ बी के बीच का एंगल निकाल दें तो क्या होगा, ये इतना पर्याप्त है कि इसके पैरेलल लाइन यदि ये खींच दिए, इसके पैरेलल लाइन ये खींच दिए, इन दोनों के बीच के एंगल इन दोनों के बीच के एंगल की इक्वल होगा। इतनी बात कन्फर्म है कि नहीं है? ठीक है, बस अब हम कहीं से खींचें, ओरिजिन से खींचें चाहे जहां से खींचें, जहां हमको ज़्यादा शिफ्ट करने में सुविधा होगी वहां से खींचेंगे हम। टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन पी क्यू एंड आर एस, अब क्या लिखेंगे, ड्रा ओ ए पैरेलल टू पी क्यू, आर एस पैरेलल टू, यानी ओ बी पैरेलल टू आर एस, ओ बी पैरेलल टू आर एस। ठीक है, let coordinate of A and B, coordinate of A and B और A का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं S1/1 Z1 और B का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं S2/2 Z2। ठीक है, A और B को मिला देते हैं, ए बी। लेट ओ से ए तक की डिस्टेंस को डिनोट कर लेते हैं R1 से, ओ से बी तक की डिस्टेंस को डिनोट कर लेते हैं R2 से। ठीक है, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा मान लेते हैं। ए ओ बी इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा, थीटा मान लेते हैं। तो यहां पे देखो एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी के वर्टेक्स के सामने की साइड को ए मान लें। ठीक है, वर्टेक्स बी के सामने की साइड को बी मान लें, वर्टेक्स सी के सामने की साइड को सी मान लें। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है कास ए इज इक्वल टू ए एंगल को बनाने वाली साइड, तो ए एंगल को बनाने वाली साइड क्या है, बी और सी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर एंगल ए के सामने वाली साइड माइनस में करो अपॉन 2bc, ये कोसाइन रूल है, ये उसमें क्लास में, हाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कोसाइन रूल है। वहाँ पे 11th क्लास में था वैसे आर डी शर्मा में, पर वो एनसीईआरटी में नहीं था तो बताया नहीं गया था। तो कास ए इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कास बी जब निकालना है तो क्या करोगे, थर्ड चैप्टर में आगे की चीज़ें हैं, जहाँ तक एनसीईआरटी में दिया है उसके आगे बहुत सारी दिया है आरडी शर्मा में, पर यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं थी, नहीं पढ़ाया गया था। कास बी बराबर क्या लिखोगे, बी को बनाने वाली साइड कौन कौन है, ए और सी, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। कास सी निकालना है तो सी को बनाने वाली साइड क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। दिस रूल इज कॉल्ड, दीज रूल आर कॉल्ड कोसाइन रूल, these rule are called cosine rule, cosine rule, कोज्जा नियम कहलाता है ये सब। ठीक है, तो यही रूल इसमें लगाते हैं। सुनो, जैसे आपको निकालना है थीटा, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू, तो OA और OB थीटा को बनाने वाली साइड है, इसका नाम क्या रख लिए हैं हम, R1, इसका नाम R2। तो कोसाइन रूल से क्या हो जाएगा, कास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, R1 का स्क्वायर और प्लस R2 का स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, अपोजिट साइड क्या है, ए बी, अपॉन 2R1R2, होगा कि नहीं होगा, बाई कोसाइन रूल। जो एंगल लिए ए कास ए निकालना है तो ए को बनाने वाली साइड का स्क्वायर का सम, फिर अपोजिट साइड का स्क्वायर, तो वही यहाँ पे एंगल थीटा लेना है, तो थीटा को बनाने वाली साइड कौन कौन है, ओ ए और ओ बी, तो क्या लिख दें, R1 के स्क्वायर प्लस R2 के स्क्वायर, फिर थीटा के सामने वाली साइड क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर अपॉन 2R1R2। ये कौन सा रूल लग गया, बाई कोसाइन रूल। ठीक है, कास थीटा इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, अब cos थीटा इज इक्वल टू ये लिखते हैं, R1 के स्थान पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ सुनो,
R1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू OA लिख सकते हैं। तो R1 इज इक्वल टू OA, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ OA के लिए, डिस्टेंस बिटवीन O एंड A। तो A का कोऑर्डिनेट आपको पता ना है, तो x1 माइनस 0 का स्क्वायर, y1 माइनस 0 का स्क्वायर, ये क्या होगा, z1 माइनस 0 का स्क्वायर। तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। तो R1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, R2 क्या है, OB, R2 इज इक्वल टू क्या होगा, OB। तो O से B तक की डिस्टेंस निकालो तो क्या होगा, S2 माइनस 0 का स्क्वायर, अब y2 माइनस 0 का स्क्वायर, और z2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर। तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, S2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर। ये R2 के स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब AB का स्क्वायर कैसे निकालोगे, देखो AB भी क्या है, AB डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे तो क्या होगा, A का कोऑर्डिनेट आपको पता है ना है, x1 y1 z1, अब B का कोऑर्डिनेट हम माने हैं x2 y2 z2। तो AB इज इक्वल टू होगा s2 माइनस x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला से, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो रूट हटाने के लिए क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, s2 माइनस s1 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, cos थीटा इज इक्वल टू R1 के स्थान पे, R1 के स्क्वायर के स्थान पे क्या लिखेंगे, S1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर। यहाँ R2 के स्क्वायर के स्थान पे S2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर, ये लिख दोगे। अब यहाँ पे AB के स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख दोगे, ये क्या लिख दोगे, माइनस, ये होगा S2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ऐसे अपान क्या हो जाएगा 2, ये R1 ये R2 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू S1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर। फार्मूला लगा दो, यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, S2 का स्क्वायर, S1 का स्क्वायर 2 S1 S2, y2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर माइनस 2 y1 y2। यहाँ क्या लिखेंगे, z2 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर माइनस 2 z1 z2, ये आया। अपान क्या लिख दोगे आगे, 2 R1 R2, ये लिख दिए। अब क्या करेंगे इसको, cos थीटा, इसका जब ब्रैकेट खोल दोगे तो S1 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर, S2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, z2 का स्क्वायर माइनस S2 का स्क्वायर माइनस S1 का स्क्वायर प्लस 2 S1 S2। ठीक है, फिर क्या होगा, माइनस y2 का स्क्वायर, y1 का स्क्वायर 2 y1 y2, z2 का स्क्वायर माइनस में z2 का स्क्वायर माइनस z1 का स्क्वायर, अब प्लस 2 z1 z2, ऐसे। अब इसको क्या लिख सकते हो, अपान में 2 R1 R2, इसमें कुछ कट जाएंगे, S1 का स्क्वायर ये सब कट जाएंगे, इनसे ये सब कट गए, बचा क्या,
cos थीटा इज इक्वल टू क्या बचा, cos थीटा इज इक्वल टू बचा 2x1 x2, 2x1 s2 और 2y1 y2 और 2z1 और z2 अपान क्या आ गया 2r1 r2 ऐसे। अब यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा s1 s2 y1 y2 और ये होगा z1 z2 अपान क्या आएगा 2r1 r2, 2 2 कट गया तो क्या आ गया यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू x1 s2 y1 y2 और ये z1 z2 अपान लिख लिए क्या r1 r2। अब यहाँ पे देखो सुनो, इसके बाद क्या करना है कि मान लेते हैं कि OA जो है एक्स एक्सिस के साथ एंगल, सुनो OA लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाती है, मान लो अल्फा 1 क्या बनाती है, अल्फा 1 कल बताए थे। कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बनाती है, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा बनाती है, तो उन एंगल का कोसाइन उस लाइन की क्या कहलाती है, डायरेक्शन कोसाइन, कल बताए थे ये, ठीक है। तो मान लेते हैं कि OA लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है, अल्फा 1 एंगल बनाती है ना, क्या मान के चलते हैं अल्फा 1। तो कुछ वाई एक्सिस के साथ भी एंगल बनाती होगी, कुछ जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाती होगी, उनको हम बीटा 1 और गामा 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला तो दिखा रहे हैं, बाकी दिखा नहीं रहे हैं, सिमिलरली लिखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि OA लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है अल्फा 1। तो यहाँ से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, यहाँ से सुनो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए तो यहाँ O से A तक, O से मान लो ये परपेंडिकुलर जहाँ मिलता है इसका नाम M ले लिए, तो OM की डिस्टेंस क्या होगी x1 के बराबर होगी कि नहीं। जब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट s1 y1 z1 दिया है तो इस पॉइंट से यदि x एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर का जो फूट पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट से x1 डिस्टेंस पर होगा, यदि इसका कोऑर्डिनेट s1 y1 है। यहाँ तो जाओ जाओ जाओ, तो यहाँ पे क्या करोगे तो x1 इज इक्वल टू क्या निकाल लोगे, x1 तो ये लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रा AM, ड्रा AM परपेंडिकुलर टू OX, एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर ड्रा कर लिए AM, ठीक है। तो OM की जो डिस्टेंस होगी किसके इक्वल होगी, S1 के इक्वल होगी कि नहीं, और OA इज इक्वल टू माने है R1। तो यहाँ पे क्या होगा cos अल्फा 1 इज इक्वल टू OM अपान OA। तो cos अल्फा 1 बराबर क्या होगा, OM क्या होगा x1 के बराबर और ये R1 है, तो cos अल्फा 1 को हम L1 मान लेते हैं, तो क्या होगा x1 अपान, क्यों cos अल्फा रहता तो क्या मानते L ना, cos अल्फा रहता तो L मानते, यहाँ cos अल्फा 1 है तो L1 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा R1, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो L1 R1 होगी कि नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो s1 बन जा s1, तो L1 का R1 के साथ मल्टीप्लाई, तो s1 इज इक्वल टू हो गया L1 R1, ठीक है। तो इसी प्रकार सिमिलरली y1 इज इक्वल टू क्या होगा M1 R1 और z1 इज इक्वल टू क्या होगा N1 R1, ठीक है। s2 इज इक्वल टू क्या होगा L2 R2, y2 इज इक्वल टू क्या होगा M2 R2 और z2 इज इक्वल टू क्या होगा N2 R2। तो ये सब वैल्यू कहाँ पुट कर दो, यहाँ, इसका नाम इक्वेशन सेकंड रख लो, इसका नाम इक्वेशन सेकंड। तो पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू S1 के स्थान पे क्या लिखेंगे L1 R1, S2 के स्थान पे L2 R2, y1 के स्थान पे M1 R1 M2 R2, यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे
Z1 के स्थान पे क्या लिख देंगे, N1 R1, ये होगा N2 R2, और नीचे क्या लिख दोगे, R1 R2। तो ऊपर देख रहे हो कि R1 R2 सब में है, देखो ना यहाँ R1 R2 R1 R2 R1 R2 सभी में है, तो R1 R2 कॉमन ले लो, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, R1 R2 कॉमन ले लो तो बचता क्या है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपान क्या होगा, ये R1 R2, तो ये R1 R2 दोनों कट गए, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ये प्रूफ हो गया। देखो ये तो प्रूफ करना था कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का ये फार्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, जबकि L1 M1 N1 पहली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है और L2 M2 N2 दूसरी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि दो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा तो उसके बीच का एंगल निकालने का ये फार्मूला है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इफ PQ perpendicular to RS then theta is equal to 90, so from equation third क्या होगा, cos 90 इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो ये cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये हो गया L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। This is required condition for two perpendicular. This is required condition for two perpendicular line. Two perpendicular lines. दो लाइन के परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन है, दोनों की डायरेक्शन कोसाइन के मल्टीप्लिकेशन का सम क्या होना चाहिए, 0। अब देखो एक और, इफ PQ पैरेलल टू RS, ठीक है। अभी तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन निकाले, यदि मान लो लाइन पैरेलल है PQ और RS, ठीक है, तब if PQ parallel to RS then by Lagrange's identity